हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्यूनोटेक्निक के बारे में। इम्यूनोटेक्निक का मतलब हो गया कि जहां पर हम बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, तो उससे रिलेटेड एक टेक्निक है जिसको हम नाम देते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी देखिए क्या काम आती है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के काम आती है। यानी इससे आप क्या बनाओगे, इससे आप बनाओगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, तो पहली चीज तो यह है कि एंटीबॉडी क्या होती है। तो एंटीबॉडी के बारे में आप जानते हो कि जब मान लो कोई भी बाह्य पार्टिकल होता है, आउटर पार्टिकल जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करे तो हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको आप नाम देते हो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या काम करती है, उस बाह्य पार्टिकल के लिए एक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर बनाती है। उस स्ट्रक्चर को ही क्या नाम देते हैं, एंटीबॉडी। पहली चीज तो उसको क्या नाम दे देंगे, एंटीबॉडी नाम देते हैं। अब एंटीबॉडी में ही बात आती है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ये क्या होती हैं। तो देखिए हम जब बात करते हैं कि कोई भी एंटीबॉडी है वो एंटीजन से बाइंड करेगी, कोई भी एंटीजन के साथ में क्या होगी, एंटीबॉडी बाइंड होगी। तो हम ये मान के चलते हैं, मान लो कि इस प्रकार का एक एंटीजन है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर हम ये माना कि इस प्रकार का एक एंटीजन है और इस एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी बाइंड होगी। ये जो एंटीजन है इसके साथ में क्या बाइंड होगा, एक एंटीबॉडी। तो हम इस प्रकार से एक एंटीबॉडी की भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ये आपकी एंटीबॉडी है। ये लो, ये क्या बन गई है, एंटीबॉडी। अब देखिए एंटीजन की वह साइट जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होती है, यानी कि इस एंटीजन की इस साइट पर क्या बाइंड होगी, एंटीबॉडी। इसको हम नाम देते हैं एपिटोप। इसको सीधा सा क्या नाम दे दिया, एपिटोप। एपिटोप का मतलब क्या हो गया, एंटीजन की वह साइड जिस पर क्या बाइंड होगी, एंटीबॉडी। यानी ऐसा नहीं है एंटीबॉडी एंटीजन के कहीं पर भी बाइंड हो जाती है, ऐसा नहीं होता। उसकी सीक्वेंस साइट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो एंटीबॉडी क्या करेगी, किसी एंटीजन की स्पेसिफिक साइट पर बाइंड होगी। एंटीजन की उस साइट को अपन क्या नाम दे देंगे, एपिटोप। दूसरी बात क्या आती है, एंटीबॉडी की वह साइट जहां पर एंटीजन बाइंड होता है उसको हम नाम देते हैं पैराटोप। उसको नाम क्या दे दिया, पैराटोप। यानी कि एपिटोप और पैराटोप दोनों का इंटरेक्शन होगा और जब दोनों का प्रॉपर इंटरेक्शन होगा तब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, यानी एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी बाइंड होगी। तो देखिए सीधी सी बात क्या है कि कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो अलग अलग प्रकार के एपिटोप के साथ में जुड़ सकती हैं। कुछ एंटीबॉडी ऐसी होती हैं जो सेम प्रकार के एपिटोप के साथ में जुड़ सकती हैं। मेरा क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लो ये एक इस प्रकार की आपकी एक एंटीबॉडी है और ये एक एंटीजन है और एक एंटीजन दूसरा है जिसकी एपिटोप की साइड इस प्रकार की है। तो जैसे कि मान लो ये एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ में बाइंड होगी, दूसरे के साथ में बाइंड नहीं होगी। यानी एक ही प्रकार के एंटीजन के साथ में बाइंड हो रही है, इसका मतलब इसको अपन नाम देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्यों, क्योंकि इसकी एपिटोप सेम साइट होनी चाहिए। या फिर ये एंटीबॉडी ऐसी हो सकती है जो इस एंटीजन को भी यहां बाइंड कर सकती है और इस एंटीजन को भी यहां बाइंड कर सकती है, दोनों ही एंटीजन को यहां पर बाइंड कर सकती है। इसका मतलब मल्टीपल एपिटोप के साथ में इसका इंटरेक्शन हो सकता है और मल्टीपल एपिटोप के साथ में इसका इंटरेक्शन हो सकता है। इसका मतलब उस एंटीबॉडी को अपन नाम देते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। उसको अपन क्या नाम दे देंगे, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी हो गई। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर एपिटोप की साइट सेम है, एपिटोप की सीक्वेंस सेम हो, उसी के साथ सिर्फ एंटीबॉडी बाइंड हो रही है तो उसको मोनोक्लोनल नाम दे दिया। और अलग अलग प्रकार के एपिटोप के साथ में एंटीबॉडी बाइंड हो रही है, इसका मतलब उसको पॉलीक्लोनल नाम दे दिया। अब देखिए इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ एंटीबॉडी एक से ज्यादा एंटीजन के साथ में बाइंड हो रही है, वो भी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है। कुछ केसेस में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक ही एंटीजन पर अलग अलग एपिटोप हैं इस प्रकार से, यानी एक एपिटोप साइट ये होगी, एक एपिटोप साइट ये होगी।
तो जरूरी नहीं है कि अलग अलग एंटीजन हो, एक ही एंटीजन के ऊपर अलग अलग एपिटोप भी हो सकती हैं और इसके साथ भी अलग प्रकार की एंटीबॉडी बाइंड हो सकती है। तो आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर एपिटोप और पैराटोप का इंटरेक्शन किस प्रकार का हो रहा है, इंटरेक्शन किस बेसिस पर हो रहा है, उसी को अपन मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी नाम देते हैं। तो देखिए, कोहलर एंड माइलस्टोन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया आर्टिफिशियली इन विट्रो मीडियम में। इन विट्रो मीडियम में इसलिए किया क्योंकि आपको एंटीबॉडी की कहीं पर कुछ भी जरूरत हो सकती है, चाहे वो डिजीज डायग्नोसिस की बात करो या कोई ऑर्गन रिजेक्शन बार बार हो रहा है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी अपनी इम्यूनो एंटीबॉडी को काम में भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार से हम एंटीबॉडी को काम में ले सकते हैं क्योंकि रिसेंटली मेडिकल फील्ड के अंदर अपन देखो कि बहुत ज़्यादा क्रांति आ रही है, बहुत सारी रोग आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम क्या करें कि वैक्सीनेशन करने की बजाय, यानी हम वैक्सीनेशन भी इसीलिए करते हैं ताकि एंटीबॉडी बने, तो वैक्सीनेशन करने की बजाय कोई ऐसा परमानेंट सेल आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें जिसकी वजह से वो सेल क्या करे, आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी बनाए। एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसा सपना है। तो इस सपने को साकार करने के लिए इसके क्या किया गया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बनाई गई। अब देखिए, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि एक हाइब्रिड सेल बनेगी और हाइब्रिड सेल का क्या मतलब है और इसको हाइब्रिडोमा नाम क्यों दिया गया है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो देखिए, माइलस्टोन एंड कोहलर ने क्या किया कि नॉर्मली सेल ली और नॉर्मल जो सेल आपको जानते हो, आप खुद जानते हो कि एंटीबॉडी बनाने वाली सेल को क्या नाम देते हो, बी सेल। ये बात आप जानते हो। बी सेल जो है वो क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और बी सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ये बात भी आप जानते हो कि बी सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में और इसका हेल्प करने के लिए एक दूसरी सेल आती है जो नाम होता है उसका टी हेल्पर। बी सेल्स के एंटीबॉडी फॉर्मेशन में जो दूसरी सेल हेल्प करती है वो कौन सी होती है, टी हेल्पर होती है। तो इसका सिंथेसिस बोन मैरो में होता है लेकिन इसका मैच्योरेशन स्प्लीन में होता है। यानी यहां पर आपको इसको सिंथेसिस होना और मैच्योरेशन होना, ये दोनों अलग अलग साइट इसकी हो जाती हैं, स्प्लीन में इसका मैच्योरेशन। तो कुल मिलाकर के बी सेल क्या करती है, बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। लेकिन ये एक नॉर्मल सेल है जिसको अपन सोमेटिक सेल भी नाम दे सकते हैं। और नॉर्मल सेल है, इसका मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये फाइनाइट लाइफ टाइम, इसका एक निश्चित जीवन काल है। उस निश्चित जीवन काल के बाद में ये सेल मर जाएगी और सेल मर जाएगी इसका मतलब लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस सेल को इमोर्टल बनाएं, यानी कि ये सेल क्या नहीं करे, डेथ ना हो, कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती रहे। तो नॉर्मली बी सेल तो है वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है लेकिन इसका एक निश्चित जीवन काल होने की वजह से कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक आप इससे एंटीबॉडी नहीं बना पाओगे। तो लंबे टाइम तक एंटीबॉडी बनाने के लिए आप एक दूसरा उपाय करते हो कि इस बी सेल के साथ में क्या करोगे, कैंसर सेल को फ्यूज करोगे। बी सेल के साथ में क्या करेंगे, कैंसर सेल को फ्यूज कर रहे हैं। अब जो बी सेल है वो मोर्टल है, मोर्टल बोल सकते हो या इसका फाइनाइट लाइफ स्पान बोल सकते हो। लेकिन जब कैंसर सेल की अपन बात करते हैं तो कैंसर सेल इमोर्टल है। कैंसर सेल क्या है, इमोर्टल है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली सेल है। लेकिन एक दूसरी समस्या आ जाती है, अगर आप बी सेल को ले रहे हो तो इसका क्या हो रहा है, जीवन काल कम हो रहा है। कैंसर सेल को ले रहे हो तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो आपको खूब करके देगी लेकिन कैंसर कोज हो जाएगा। यानी कि बी सेल खुद ही इतनी ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाएंगी कैंसर प्रॉपर्टी होने की वजह से कि उसका क्या हो रहा है, एकदम से ट्यूमर बन के डेथ हो रही है। इसका मतलब क्या किया आपने, टेक्नोलॉजी, आपने कैंसर सेल बनाया और ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है, बात तो ठीक है, लेकिन किसकी वजह से डेथ हो रही है, कैंसर की वजह से डेथ हो रही है। तो दोनों ही केस में समस्या हो रही है। बी सेल वैसे कोई काम आपके ज्यादा आ नहीं रही, कैंसर सेल ज्यादा काम में आ रही है। तो इन दोनों समस्याओं का निजात करने के लिए दोनों सेल को फ्यूज किया गया है और दोनों सेल को फ्यूज करके बी सेल को इमोर्टल बनाया और इसकी कैंसरस प्रॉपर्टी को खत्म किया गया है। और कैंसरस प्रॉपर्टी खत्म करने का मतलब क्या हुआ कि आपको दोनों सेल को फ्यूज करने के बाद में एक नई सेल मिली और नई सेल क्या काम कर रही है, लाइफ टाइम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी कर रही है और वो कैंसर भी कोज नहीं कर रही। इसलिए
इस नई सेल को अपन नाम देते हैं हाइब्रिडोमा सेल या हाइब्रिड सेल। हाइब्रिड का मतलब दो चीजों का मिक्सचर होना। तो हाइब्रिडोमा सेल है वो क्या काम कर रही है, आपको कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रही है विदाउट कैंसर। तो ये चीज कैसे की, एक बी सेल को इमोर्टल कैसे बनाया और इसकी कैंसर प्रॉपर्टी को कैसे खत्म किया, यही टेक्निक जो है वो हाइब्रिडोमा टेक्निक है। तो पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि कैंसर सेल की कैंसर प्रॉपर्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है और बी सेल को इमोर्टल कैसे बनाया जा सकता है। तो सेल के अंदर की कुछ बातें अपने को समझनी पड़ेंगी, उसके बाद ही अपने को चीजें समझ में आएगी कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। तो हम दो चार बातें समझते हैं कि हमने देखा कि बी सेल जो है वो इमोर्टल है, ये इमोर्टल है। जो बी सेल होती है इसके पास में एक एंजाइम है HGPRT, जो काम की बातें हैं हम वो बात करेंगे, और ये एंजाइम बी सेल के पास में प्रेजेंट होता है। लेकिन कैंसर सेल के पास में HGPRT एंजाइम जो है वो अब्सेंट होता है, इसके पास में नहीं होता। यहां पर एक थाइमिडीन काइनेज है, थाइमिडीन काइनेज एंजाइम ये प्रेजेंट होता है, यहां पर थाइमिडीन काइनेज एंजाइम अब्सेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए HGPRT का मतलब होता है हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। सीधी सी बात है, ये न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस करता है। जैसे कि अपन बात करते हैं ना कि लिपिड का भी बायोसिंथेसिस होता है, प्रोटीन का बायोसिंथेसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस होता है, वैसे ही हमारे न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस किया जाता है। और फिर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस होने के बाद में न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके DNA या RNA का सिंथेसिस किया जाता है। यानी पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि रेप्लिकेशन का रॉ मटेरियल क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो आपसे कोई पूछ ले कि DNA किससे बना, तो आपने कहा कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड से बना। लेकिन आपसे कोई ये पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, यानी कि जो रॉ मटेरियल वो कहां से आया, न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, तो न्यूक्लियोटाइड जो बनता है उसके भी दो पाथवे होते हैं। उसकी अपन बात करते हैं कि एक पाथवे होता है साल्वेज पाथवे, एक पाथवे जो है जिसका नाम होता है साल्वेज पाथवे, और एक पाथवे होता है जिसका नाम होता है डी नोवो पाथ। साल्वेज पाथवे और डी नोवो पाथ, ये दो पाथवे हैं जिन पाथवेज के थ्रू क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस करोगे। अलग अलग, जैसे प्रोटीन के सिंथेसिस का पाथवे अलग होता है, इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस, जैसे अपने पढ़ा ना कि ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, हर चीज का आप सिंथेसिस करते हो, तो वही चीज न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस के लिए साल्वेज और डी नोवो पाथवे चलते हैं। ये साल्वेज और डी नोवो पाथवे हैं, इसी के अंदर काम आते हैं HGPRT और थाइमिडीन काइनेज एंजाइम। जो HGPRT और थाइमिडीन काइनेज हैं, ये दोनों के दोनों साल्वेज पाथवे को सपोर्ट करते हैं। सीधी सी बात ये है, ये दोनों के दोनों किस पाथवे को सपोर्ट करते हैं, साल्वेज पाथवे को। और डी नोवो पाथवे को ये सपोर्ट नहीं करते। डी नोवो पाथवे को सपोर्ट करने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। इसी का कोफैक्टर होता है विटामिन B9, फोलिक एसिड। इसीलिए न्यूक्लियोटाइड के बायोसिंथेसिस के लिए आपको फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो डी नोवो पाथवे और साल्वेज पाथवे में आपको छोटा सा डिफरेंस ये समझा देता हूं कि साल्वेज पाथवे जो होता है वो पुराने न्यूक्लियोटाइड के रिसाइकलिंग से बनता है। यानी कि कोई न्यूक्लियोटाइड पुराना हो गया, उसको आप क्या करोगे, रिसाइकिल करोगे, और रिसाइकिल करके उसके नया न्यूक्लियोटाइड बना दोगे। जैसे आप एक प्रोटीन है, प्रोटीन को तोड़ रहे हो, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो, सब एमिनो एसिड अलग कर दिए, फिर से ट्रांसलेशन होगा और वही एमिनो एसिड किसी नई प्रोटीन के सिंथेसिस में काम आ जाएंगे। इसका मतलब आपने क्या किया, उन चीजों को रिसाइकिल किया है। सेम पाथवे ही होता है साल्वेज पाथवे में, आप पुराने न्यूक्लियोटाइड को रिसाइकिल करके नए न्यूक्लियोटाइड बनाते हो। डी नोवो पाथवे में न्यूक्लियोटाइड को रिसाइकिल नहीं करने की बजाय प्रॉपर नए सिरे से ही न्यूक्लियोटाइड बनाए जाते हैं। यानी पहले नाइट्रोजन बेस का सिंथेसिस किया जाएगा, उसके बाद में फॉस्फेट का सिंथेसिस, या फिर आप डाइट के थ्रू लोगे, वो अलग चीजें हैं। उसके बाद में शुगर, या आप डाइट के थ्रू लोगे या सिंथेसिस हो रहा है। तो ये तीनों चीजों का पहले सिंथेसिस होने के बाद में फिर आप न्यूक्लियोटाइड या DNA और RNA का सिंथेसिस करोगे, तो वो पाथवे कौन सा होगा, डी नोवो पाथवे। और साल्वेज पाथवे में जनरली चीजों को रिसाइकिल करके किया जाता है। तो यहां पर HGPRT और थाइमिडीन काइनेज दोनों ही एंजाइम नहीं है, और दोनों ही एंजाइम नहीं है, इसका मतलब साल्वेज पाथवे कैंसर सेल में नहीं चलेगा। तो फिर कैंसर सेल में कौन सा पाथवे चलेगा, कैंसर सेल में ओनली डी नोवो पाथवे चलेगा। ओनली क्या चलेगा, डी नोवो पाथवे, डी नोवो पाथवे इसमें
चलता है। तो ये तो बात हो गई कि जनरली इन केसेस की कि साल्वेडिनो या इस कैंसर सेल्स की क्या बात होती है, बी सेल्स की क्या बात होती है नॉर्मली, ये चीज अपने यहां पर समझ में आई। अब ये चीज हमारी क्या काम आएगी, हम कुछ ना कुछ तरीके से ऐसा काम करेंगे कि ओनली साल्वेज पाथवे ही चले, यानी कि बी सेल और कैंसर सेल को अपन फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद में हम ऐसा काम करेंगे जिससे जो नई हाइब्रिड सेल है, हाइब्रिडोमा सेल है, उसमें ओनली साल्वेज पाथवे ही चले, डी नोवो पाथवे को बंद कर देंगे। और डी नोवो पाथवे को बंद कर देंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि कैंसर सेल में ओनली कौन सा पाथवे चल रहा है, डी नोवो, और डी नोवो पाथवे बंद हो गया, इसका मतलब कैंसर सेल ग्रोथ करेगी क्या, नहीं करेगी। और ओनली साल्वेज पाथवे चल रहा है, इसका मतलब बी सेल ग्रोथ करेगी क्या, बिल्कुल बी सेल ग्रोथ करेगी। इसका मतलब कैंसर सेल की कैंसर प्रॉपर्टी खत्म हुई कि नहीं हुई, खत्म हो गई। और जो नई बनने वाली सेल वो इमोर्टल बनी कि नहीं बनी, वो इमोर्टल भी बन गई। तो ये काम करके आप क्या करते हो, हाइब्रिड सेल को इमोर्टल भी बनाते हो और उसकी कैंसर प्रॉपर्टी भी खत्म करते हो। तो हमारे पास में ऐसा क्या चीज है, हमारे पास में ऐसा क्या कंटेंट है जिससे हम उसको इमोर्टल बनाएंगे और इस पाथवे को बंद करेंगे। इस पाथवे को बंद करने के क्या तरीके हैं और एग्जैक्ट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कैसे परफॉर्म की जाती है, उसकी डिटेल हम अब देखने वाले हैं। तो परफॉर्म करने के लिए अपन क्या देखने वाले हैं कि यहां सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंटीजन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या ले लिया, एक एंटीजन, क्योंकि हमको अगर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक एंटीजन लेना पड़ेगा। तो हमने एक एंटीजन ले भी लिया है। एंटीजन लेने के बाद में हम आगे इसको देखेंगे कि इस एंटीजन को किसी माइस या माउस की बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। माउस, और ट्रांसफर करने के बाद में नेचुरली एनिमल बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि जैसे ही आपने इस एंटीजन को इसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया तो इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक्टिव होगा और इसके अगेंस्ट एक्टिव होकर के बी सेल्स का डिफरेंशिएशन होगा और बी सेल्स का डिफरेंशिएशन होकर के क्या बनाएगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देंगी। यानी इसके खिलाफ क्या होगा, एंड बी सेल्स का डिफरेंशिएशन होना शुरू होगा। तो हमने देखा कि इम्यून सिस्टम जो एक्टिव होता है, प्रॉपर बी सेल्स का फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, 10 से 15 दिन के अंतर्गत ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो हम इस एंटीजन को ट्रांसप्लांट करने के कुछ दिनों बाद में इस माउस के स्प्लीन को अलग करेंगे। स्प्लीन को अलग करके स्प्लीन के अंदर आपको इसमें क्या मिला, आपको इसमें मिली बी सेल, आपको इसमें क्या मिली, बी सेल। और इन बी सेल को आपने अलग कर लिया और अलग करके आपने क्या किया, यहां इस बी सेल को ले आए और इस बी सेल को ला करके इसको किसके साथ में आपने फ्यूज किया, ये सेपरेशन की बहुत सारी टेक्निक होती है तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हर चीज़ की एक तरीका होता है, लैब में हर चीज़ को काम करने का एक तरीका होता है। यानी पढ़ने में हमने सिर्फ 10 सेकंड लगे कि एंटीजन को माउस की बॉडी में डाला, माउस का इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, हमने स्प्लीन अलग किया, स्प्लीन से बी सेल्स को अलग किया। ये दिखने में सुनने में बहुत साधारण सी बात लगती है लेकिन इसकी भी एक प्रोसेस होती है, सेल को सेपरेट करने की भी एक प्रोसेस होती है, अलग अलग टेक्निक इसमें होती हैं जिनकी भी अपन बातें आगे करेंगे। तो हमने इस बी सेल को किसके साथ में फ्यूज किया, यानी इसको किसके साथ मिलाए, कैंसर सेल्स के साथ में, और कैंसर सेल्स के साथ में फ्यूज करके हम इसको क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। तो फ्यूज करने के लिए भी अपने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक होता है एजेंट, जो फ्यूजिंग एजेंट होता है जिसका नाम होता है पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपको शॉर्ट फॉर्म भी बहुत बार देखने को मिल जाती है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ये सीधी सी बात है, क्या काम करता है, ये सेल को फ्यूज करता है। आपको कोई भी दो सेल फ्यूज करनी हो तो वो दो सेल्स को फ्यूज कौन कर देगा, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल ने क्या कर दिया है, आपकी बी सेल जो कि माउस की बॉडी से सेपरेट की, दूसरी आपने कैंसर सेल्स ले ली जिसको आप माइलोमा या आप दूसरी सेल्स नाम देते हो ना जिसको अपन कैंसर सेल्स बोलते हैं, उन सेल्स को लेकर के दोनों को फ्यूज किया और फ्यूज किया तो आपको एक नई सेल मिली
जो दोनों के फ्यूजन से मिली, इसी को आप नाम दोगे हाइब्रिडोमा या हाइब्रिड या हाइब्रिडोमा सेल। ये हाइब्रिडोमा सेल आपको मिली है तो दोनों के फ्यूजन से मिली है। अब ये देखो इमोर्टल सेल है, लेकिन ये कैंसरस प्रॉपर्टी अभी इसके अंदर है, और कैंसरस प्रॉपर्टी अभी इसके अंदर है, इसका मतलब आपको यहां पर पहला काम करना पड़ेगा कि कैंसरस प्रॉपर्टी को खत्म किया जाए। उसके बाद में इस सेल को आप क्या करोगे, एक कल्चर मीडिया पे रखोगे और कल्चर मीडिया पर ये डिफरेंशिएट होगा, मल्टीपल बहुत सारी बी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और बहुत सारी बी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद में आप इसको अपने काम में लोगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के काम में। तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि पॉलीथायलीन ग्लाइकोल के बाद में हाइब्रिडोमा सेल बनी है। अब इस हाइब्रिडोमा सेल को आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, कैसा कल्चर मीडिया अपन लेंगे और किस प्रकार से सेल का फॉर्मेशन होगा, वो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।